हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। रानिया 35 साल की शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का लोगों पर ऐसा असर था कि वे उसके दीवाने हो जाते। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। एक बार रानिया अपनी बहन के 22 साल के देवर अभी के साथ ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। ट्रेन के डब्बे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ठंडी रात के सफ़र में अभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ठंड के कारण रानिया उसका विरोध न कर सकी, इसलिए उसने धीरे धीरे उसके कोमल शरीर को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने रानिया को उत्तेजित कर दिया और फिर वो दोनों ठंडी रात के सफ़र में बेकाबू हो गए। उनका खुद पर कोई काबू न रहा और फिर पूरी रात रानिया को उसकी ही बहन के 22 साल के देवर अभी ने वो परम सुख दिया जिसकी उसे बरसों से ज़रूरत थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक 35 साल की शादीशुदा महिला और 22 साल के कुंवारे लड़के की है, जो ट्रेन में सफ़र करते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रानिया की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन पति से कभी वो सुख न मिला जिसकी वो उम्मीद करती थी। उसका पति उसके साथ जब भी वक्त गुजारता वो हमेशा अधूरी रह जाती और उसके पति की ये कमी उसे हमेशा खलती रहती। रानिया दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षित थी। 35 साल की उम्र में भी वो किसी भी जवान लड़की को पीछे छोड़ देती। रानिया लगभग अधेड़ उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर अभी भी लोगों पर असर डालता था। जब वो 4 लोगों के बीच खड़ी होती तो उसकी खूबसूरती हर किसी पर गहरा असर डालती और ये बात रानिया के दिल में एक अजीब सी गर्व की भावना पैदा करती। जब भी कोई रानिया की खूबसूरती की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती। वो दिल ही दिल में बहुत अच्छा महसूस करती। एक बार रानिया के मायके में किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो उसे शादी में अपने मायके जाना था। दरअसल उसका पति राकेश भी उसके साथ शादी में आने वाला था, लेकिन उसे इन शादियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उसने रानिया को अकेले भेज दिया। अपने सभी रिश्तेदारों से मिलने और 4 दिनों तक शादी में शामिल होने के बाद अब उसे वापस अपने ससुराल रायपुर जाना था। उसने फ्लाइट से वापस जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जब वो जल्दी अपने माता पिता से नहीं मिल पाई तो उसने 2 टिकट बुक कर लिए। तब रानिया की बहन ने कहा कि मेरा देवर अभी को भी किसी काम से रायपुर जाना है, तो उसे भी साथ ले जाओ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह रानिया की बहन ने अभी को भी उसके साथ मिलवाया। अभी उसकी बहन का देवर था और रानिया से पहले भी कई बार मिल चुका था। अभी हमेशा रानिया के साथ अच्छा व्यवहार करता था, तो इस बार भी उसको यकीन था कि वो रानिया के साथ ही जा रहा है। जिस कोच में वो दोनों सफ़र कर रहे थे वो एसी कंपार्टमेंट था और लगभग खाली था, जिसकी वजह से वो दोनों उस कोच में अकेले थे। लेकिन बाद में अभी ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और रानिया के हाथ पर अपना हाथ रखने लगा। उस वक्त रानिया को लगा कि शायद उसका हाथ गलती से उसे छू गया और बात यहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन अभी ने ज़्यादा हिम्मत दिखाई। उस वक्त रानिया कुछ नहीं बोली और सोने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब महसूस कर रही थी जो अभी उसके साथ कर रहा था। अभी करीब 22 साल का जवान लड़का था और वो दिखने में भी अच्छा और मजबूत भी था। रानिया भी अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि अभी उस पर फिदा है। वो हमेशा उसे अलग नज़रों से देखता था, शायद इसीलिए क्योंकि उसका बदन अभी भी कसा हुआ था और आकर्षक दिखता था। जब भी कोई रानिया की खूबसूरती की तारीफ करता तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती। जब वो दोनों शादी में मिले थे तब अभी अक्सर बातों बातों में उसे छेड़ता या कभी कभी हल्के से उसके बदन को छू लेता, जिसका रानिया अलग ही अंदाज में लुत्फ उठाती। कई बार वो अपनी नज़रों और स्पर्श से रानिया का मज़ा लेता, लेकिन रानिया ने कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
शादी के घर की भीड़ में कभी कभी उसकी कमर को हल्के से छूता, कभी उसके नाजुक बदन को छूने की कोशिश करता, कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर उसका हाथ रानिया के बदन को छू जाता और वो उसे दूर ढकेल देती। दोस्तों, कल शाम की बात है। शादी में जब रानिया कमरे में अपने कपड़े बदल रही थी, दरवाज़ा थोड़ा बंद था, तभी अचानक अभी अंदर आया। उस समय रानिया तैयार हो रही थी। वो अपने कपड़े उतार कर साड़ी पहन रही थी। अभी के कमरे में आते ही रानिया घबरा गई। एक पल के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। अचानक उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो बिना पल्लू के खड़ी थी और अभी को देखती रही। उस समय उसका आधा शरीर साफ दिख रहा था। अभी की नज़र भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिसका वो अच्छे से मज़ा ले रहा था। जब रानिया को एहसास हुआ कि अभी कहाँ देख रहा है, तो उसने जल्दी से अपने आप को ठीक किया। अभी ने उससे सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को भूलने का नाटक किया। लेकिन अगले दिन रानिया को वापस रायपुर जाना था और अपनी बहन के ज़्यादा जिद करने पर वो अभी को भी साथ ले गई। रानिया को भी अभी के साथ रायपुर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे ट्रेन के सफ़र में साथ देने के लिए किसी की ज़रूरत थी। इसलिए दोनों साथ ही निकल पड़े। शादी की भागदौड़ के कारण थकी हुई रानिया और अभी ट्रेन की सीट पर लेट गए। रानिया खिड़की की तरफ मुंह करके लेटी थी, जबकि अभी बाहर की तरफ लेटा था। सफ़र में 3-4 घंटे गुजर गए। ट्रेन के उस डब्बे की सारी लाइटें बंद थीं। बाहर से आने वाली रोशनी की सिर्फ हल्की किरणें ही अंदर आ रही थीं। रानिया इस रोशनी के कारण बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, इसलिए उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अटकी हुई थी। तभी अभी ने अपने हाथ से खिड़की पूरी तरह बंद करने में उसकी मदद की, तो उसका हाथ हल्के से रानिया के कंधे पर छू गया। उस स्पर्श से रानिया को कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसके शरीर में एक अलग सी लहर दौड़ गई। तभी अभी ने खिड़की बंद कर दी और अंदर भी थोड़ी ठंड थी, तो रानिया ने उससे बैग से कंबल निकालने को कहा। तब अभी ने कहा, दूसरा कंबल क्यों? मेरा कंबल तो है ही ना। इस पर रानिया बोली, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब लगता है। जब अभी कंबल निकाल रहा था, तब कंबल निकालते समय गलती से रानिया के छोटे कपड़े निकल आए। रानिया शर्मा गई और हंसते हुए जल्दी से उन्हें बैग में छिपा लिया। अभी भी ये देखकर हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से कंबल निकाली और खुद पर ढक ली। कुछ देर बाद रानिया बातें करते करते सो गई, लेकिन अचानक कुछ देर बाद उसकी नींद खुल गई और उसने महसूस किया कि अभी उसके शरीर को धीरे धीरे सहला रहा है। रानिया हिली नहीं और सोने का नाटक करती रही। ये देखकर अभी की हिम्मत और बढ़ने लगी। उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई और अब वो रानिया का हाथ दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसी बीच ट्रेन शांत माहौल में चल रही थी। बाहर चारों तरफ शांति थी। अभी ने अब अपना हाथ वहां से हटा लिया था। रानिया को लगा कि शायद अभी अब सो चुका है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका हाथ फिर से फिसल रहा है। वो शायद सोच रहा था कि रानिया गहरी नींद में है और इसीलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई। अब वो धीरे धीरे अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा था। रानिया को उसकी लापरवाह हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसे पता नहीं क्यों वो उससे फिर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहीं करवट लेकर लेटी रही। तब अभी ने हिम्मत जुटाई और उसे पीछे की तरफ खींच लिया और धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाभि के पास ले जाने लगा। इससे रानिया के शरीर में एक सुख भरी लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाया और उसके वजूद को छूने लगा। रानिया अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वो अब बिना किसी झिझक के उसके गालों को सहला रहा था। रानिया हैरान थी। उसे कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने नहीं रोका। वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। शायद उस समय उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो कुछ देर तक खामोश रही और उसकी आगे की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगी। जब रानिया ने कोई विरोध नहीं किया, तब अभी ने उसके कोमल शरीर को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया।
रानिया को आश्चर्य हुआ कि वो उसे ये सब करने दे रही है। शायद उस समय वो केवल मानवीय भावनाओं के वश में थी। कुछ देर बाद अभी ने रानिया को एक अलग ही अनुभव देना शुरू किया और अब रानिया अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। ये स्पर्श उसे बहुत ही सुखद और जाना पहचाना लग रहा था और वो समझ गई थी कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार है। यही वजह थी कि उसने रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और नियंत्रित थीं, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। अभी के इस स्पर्श में रानिया खुद को भूलने लगी। वो भूल गई थी कि उसका बीमार पति उसका इंतजार कर रहा है। वो भूल गई कि वो किसी की पत्नी है। उस समय वो सिर्फ एक औरत थी जिसे किसी के साथ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। शायद अभी भी यही सोच रहा था कि रानिया गहरी नींद में है, या शायद उसे पता था कि वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रही है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और खुद को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो अब अभी ने अपना हाथ रानिया के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत सावधानी और धीरे से ब्लाउज के बटन खोले। अब रानिया को उसका ये कदम बहुत अच्छा लगने लगा था। जैसे ही अभी के हाथ का स्पर्श रानिया को महसूस हुआ, उसके मुंह से हल्की सी आवाज आई और फिर अभी को उसकी प्रतिक्रिया से हरी झंडी मिल गई। अब उसने रानिया को कसकर पकड़ लिया और दोनों के शरीर एक दूसरे से मिल गए। अभी की इस हरकत से उसके शरीर में एक अजीब सी रोमांचित अनुभूति होने लगी और वो और भी बेखौफ होकर उसके शरीर को चूमने लगा। रानिया पूरी तरह से उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में दोनों अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का डर नहीं था। दोनों एक दूसरे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें ये बात अंदर तक महसूस हो रही थी। रानिया अब खुद को उसके हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक दोनों की प्रतिक्रिया वहीं रुक गई। अचानक जंक्शन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। फिर अभी ने जल्दी से अपने आप को उससे अलग किया और रानिया ने भी जल्दी से अभी के कान में कहा कि इतनी देर तक बिना रुके आगे बढ़ रहे हो और अब तुम्हें शर्म आ रही है। तब अभी कुछ नहीं बोला और बाहर जाने लगा। रानिया भी उसके पीछे पीछे गई और अभी ने उसे उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो दोनों ऐसे उतरे जैसे कोई नई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर चलती है। चाय और नाश्ते के स्टॉल की तरफ बढ़ते वक्त उनकी नज़रें मिलीं और रानिया ने अभी की आंखों में एक अलग ही चमक देखी। फिर दोनों ने हंसी मजाक करते हुए चाय और नाश्ता किया। फिर रानिया उससे कहने लगी कि तुमने ट्रेन में तो कुछ नहीं बोला और यहाँ पर तुम इतनी बातें कर रहे हो। ट्रेन के अंदर तो तुम्हारा बहुत कुछ करने का इरादा था और अब यहाँ पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अभी ने हंसते हुए कहा कि रानिया तुम थोड़ा सब्र तो करो। आज तुम्हें वो सुख दूंगा जो शायद तुम्हें तुम्हारे पति ने न कभी दिया हो। फिर भी वो अभी के द्वारा अपने अंदर जगाई गई वासना को रोक नहीं पा रही थी। घर वापस आकर भी जब तक उसका पति ठीक नहीं हो जाता, ये भूख शांत नहीं होने वाली थी। फिर रानिया ने मन ही मन सोचा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इसी निश्चय के साथ रानिया अभी का इंतजार करते हुए ट्रेन में फिर से बैठ गई। तब अभी ट्रेन में आया और अपनी सीट के पर्दे लगाने लगा। तब रानिया ने उससे कहा कि याद रखना, मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना सुनते ही अभी ने मुस्कुराते हुए रानिया को अपनी आगोश में भर लिया। उस पल में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। वो एक हो गए थे। उनके शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके थे। रानिया को पूरी तरह से लगा कि उसने अभी द्वारा दिए गए जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया है। उन्होंने काफ़ी देर तक एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अब वो दोनों थक चुके थे। ट्रेन में होने के कारण वो सारी बाधाओं को पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और फिर अपने शरीर को नींद के हवाले कर दिया। सुबह ट्रेन की आवाज़ के साथ उनकी आंख खुली। चारों तरफ लोग खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मंजिल आ गई हो। तब अभी ने कहा, अपना सामान चेक कर लो, रायपुर का पहला स्टॉप आ गया है। रानिया उसे अपने घर ले जाने की जिद करने लगी। तब अभी ने कहा, नहीं, मेरे दोस्त का रूम पास में ही है,
और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। तब जाते वक्त अभी ने रानिया का हाथ पकड़कर कहा, शुक्रिया, आपके साथ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये कहकर उसने रानिया को गले लगा लिया। वो उसे चूमने लगा और फिर से वो दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी अचानक ट्रेन रुकी और वो उतर गया। उतरते वक्त अभी ने उससे कहा कि उसके इंटरव्यू के लिए वो बेस्ट ऑफ लक है, और फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ चला गया। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे इस बात का पछतावा है? तब उसके मन में एक ही जवाब था, नहीं, मैंने वही किया जो मेरा दिल मुझसे करने को कह रहा था, और इस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी। अभी के साथ ये सफ़र रानिया के लिए खुद को और अपनी ख्वाहिशों को जानने का ज़रिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजस्थान में अपनी बड़ी सी हवेली के अपने बड़े से कमरे में बैठी कलावती जी कुछ सोचों में गुम थी। आज कलावती जी को अपने पोते रणवीर शेखावत की बहुत याद आ रही थी। अपने बेटे और बहू के एक्सीडेंट में गुजरने के बाद उन्होंने अपने पति रणधीर शेखावत और रणवीर की दाई माँ के साथ मिलकर रणवीर पाला पोसा था। उस समय रणवीर बस 7 साल का था। अपने माता पिता के गुजरने के बाद रणवीर चुपचाप सा रहने लगा था। रणवीर की दादी ने रणवीर को भरपूर प्यार दिया, पर वो उसकी उदासी को कम ना कर सके। वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में लगा रहता, पर जब भी उसके पास समय होता तो वो अपने दादाजी के साथ ऑफिस चला जाता था। दादाजी उसे धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियां सिखाने लगे। अभी वो बस 20 साल का हुआ था और उसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही हुई थी कि अचानक से उसके दादाजी का भी देहांत हो गया। दादाजी के देहांत से रणवीर को बहुत बड़ा झटका लगा। दादाजी के जाने के गम से टूट गई थी, मगर रणवीर के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया था और उसे समझा बुझाकर ऑफिस भेजना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी और इंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी रणवीर के कांधों पर आ गई थी। रणवीर ने जल्दी ही ऑफिस की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। रणवीर ने अपनी लगन और मेहनत से अपनी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस सब में रणवीर का मिजाज थोड़ा गुस्से वाला हो गया था। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि रणवीर भले ही थोड़ा गुस्से वाला हो गया है, पर दिल का वो हीरा है। अब दादी माँ रणवीर की शादी जल्द से जल्द कराना चाहती थी ताकि अपने जीवन साथी का प्यार पाकर उसकी उदासी कम हो जाए, पर रणवीर इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने दादी माँ को इतनी जल्दी शादी करने से मना कर दिया। पर दादी माँ उसकी शादी कराने के लिए बेचैन थी। वो अपने जीते जी रणवीर का घर बसा देखना चाहती थी। रणवीर दादी माँ के रोज रोज शादी को कहने से परेशान था। तभी रणवीर को एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। रणवीर का काम तो 1 महीने में खत्म हो गया, पर फिर भी वो वापस नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि दादी माँ उसके वापस आते ही शादी का दबाव बनाएगी। उसने अपनी कंपनी का काम अपने भरोसेमंद मैनेजर जयंत के जरिए ऑनलाइन संभाल लिया था। देखते देखते 2 साल हो गए। 2 साल से रणवीर अमेरिका में है। कलावती जी ने बहुत कोशिश कर ली रणवीर को वापस बुलाने की, पर रणवीर कोई बहाना बनाकर टाल देता। पर अब कलावती जी से और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो जल्द से जल्द रणवीर की शादी कराना चाहती थी। रणवीर के जाने के बाद दादी माँ बहुत उदास रहने लगी थी। इतनी बड़ी हवेली रणवीर के चले जाने से सुनसान हो गई थी। रणवीर वैसे तो चुपचाप ही रहता था, पर दादी का रणवीर के बिना दिल नहीं लगता था। दादी माँ, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। मानवी की आवाज से कलावती जी अपनी सोचों में बाहर निकली। मानवी रणवीर की दाई माँ की बेटी है, जिसे रणवीर अपनी छोटी बहन मानता है। दाई माँ और मानवी हवेली में ही रहती हैं और कलावती जी देखभाल के साथ साथ हवेली का कामकाज भी देखती हैं। कलावती जी ने मानवी की तरफ देखा और उसे सूप टेबल पर रखने का इशारा किया। मानवी ने सूप टेबल पर रख दिया। दादी जी ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, मानवी, रणवीर को फोन लगाओ।
और कहो कि दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। मानवी दादी माँ की तरफ हैरानी से देख कर बोली, पर दादी माँ आप तो बिल्कुल ठीक हैं। दादी माँ बोली, जैसा हमने कहा है वैसा ही करो। मानवी ने जवाब दिया, जी दादी माँ। फिर उसने दादी माँ के कहे अनुसार रणवीर को फोन लगा दिया। रात के 3 बजे थे। अभी रणवीर को सोए हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वो बिना देखे किसका फोन है अपने सर तकिए में घुसाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार फोन की रिंग ने आखिर उसे उठाने पर मजबूर कर ही दिया। रणवीर ने नींद में ही फोन अपने कान से लगाकर कहा, हेलो हेलो, सॉरी भाई आपको इतनी रात में डिस्टर्ब किया। रणवीर ने आंखें बंद किए ही कहा, हूँ इट्स ओके, बात क्या है ये बताओ, इस समय कॉल क्यों किया। मानवी अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, भाई दादी माँ की हालत ठीक नहीं है, वो बार बार आपको याद कर रही हैं। अब तो दवा भी असर नहीं कर रही। रणवीर चौंक कर बोला, क्या हुआ दादी माँ को? अभी तो कल ही की बात थी कि वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से भाई आज सुबह से ही उनकी हालत खराब है। वो सिर्फ आपको देखना चाहती हैं। दादी माँ की तबीयत के बारे में जानकर रणवीर अब पूरी तरह से जाग चुका था। वो बोला, अभी वो कैसी हैं? क्या वो जाग रही हैं? मैं उनसे बात कर सकता हूँ? मानवी बोली, जी। तभी दादी माँ ने इशारा किया, नहीं नहीं भाई वो अभी भी सोई हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। रणवीर बोला, ओके तुम ख्याल रखना, उनका मैं आने की कोशिश करता हूँ। मानवी बोली, ठीक है भाई, लेकिन जल्दी कीजिएगा, दादी की हालत सीरियस है। रणवीर बोला, ठीक है, मैं 1-2 दिन में इंडिया पहुंच जाऊंगा। और फिर रणवीर ने फोन काट दिया। इधर मानवी ने फोन रखते ही कहा, दादी माँ आपने तो मुझे से झूठ बुलवा दिया, लेकिन भाई जब आएंगे तो क्या होगा? वो तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। दादी माँ बोली, कुछ नहीं होगा उसकी, तू चिंता ना कर। ये बात बता कब तक आएगा? क्या कहा उसने? मानवी बोली, 1-2 रोज में बोला है कि इंडिया आ जाएंगे। दादी माँ भगवान को याद करके हाथ जोड़कर बोली, बस भगवान जल्द से जल्द मेरा रणवीर शेखावत मेरे सामने आ जाए, इस बार तो उसे वापस नहीं जाने दूंगी। बहुत हो गई उसकी मनमानी, इस बार तो मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। मानवी बोली, लेकिन दादी माँ आपने मुझसे झूठ क्यों बोलने को कहा कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? आप तो बिल्कुल फिट हैं। दादी माँ बोली, वो इसलिए कि मेरे रणवीर शेखावत को धन दौलत की तो भूख है नहीं, उसे अगर कोई चीज यहाँ ला सकती है तो वो है उसकी दादी यानी मैं। समझी कुछ? मानवी बोली, ओ अच्छा तो ये बात है, आप तो जीनियस निकली दादी माँ। दादी माँ इतराकर बोली, तो और क्या, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ। ये सुनकर मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादी माँ भी मानवी को देखकर मुस्कुराने लगी। इधर रणवीर ने इंडिया जाने की तैयारी कर ली। अगले ही दिन वो इंडिया के लिए रवाना हो गया। दादी माँ अपने पोते रणवीर के आने की खबर से फूली ना समा रही थी। आज पूरे 2 साल बाद रणवीर वापस अपने घर आ रहा था। हवेली की चहल पहल देखते ही बनती थी। रणवीर ने हवेली में फोन कर दिया था और उनके घर के सबसे वफादार सेवक सेवाराम जी गाड़ी लेकर पहुंच चुके थे। रणवीर एयरपोर्ट से बाहर निकला। रणवीर की उम्र लगभग 26 साल के करीब होगी। हाइट 6 फुट, गोरा रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होठ, गर्दन के थोड़ा सा नीचे एक टैटू बनवाया हुआ था जो कि शर्ट के ऊपर वाले बटन के खुले होने के कारण साफ दिखाई दे रहा था। रणवीर की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। उसकी रेशमी बाल बिखरे हुए थे। सेवाराम जी जल्दी से उसके पास आकर बोले, राम राम छोटे साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रणवीर उन्हें देख कर बोला, हाँ नहीं, और आप कैसे हैं? रणवीर ने पूछा तो सेवाराम जी बोले, मैं तो ठीक हूँ, आज आपको देखकर मन खुश हो गया। आइए। रणवीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सेवाराम जी बोले, छोटे साहब जी आप पीछे बैठे, गाड़ी में चलाता हूँ। रणवीर बोला, सेवाराम जी आप घबराइए नहीं, बैठिए मैं चलाता हूँ। और फिर रणवीर शेखावत ने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसे अपने शहर के रास्ते बिल्कुल पहले जैसे ही लग रहे थे। इन 2 सालों में कुछ खास
बदला नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के बाहर रुकी और रणवीर जैसे ही निकला, मानवी ने दौड़कर दादी माँ को बताया। दादी माँ, भाई आ गए। दादी माँ खुश होकर बोली, क्या मेरा रणवीर आ गया? रणवीर को देखने के लिए दादी माँ अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और मानवी से बोली, मुझे नीचे ले चलो। मानवी जल्द से जल्द बोली, दादी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप भूल गई कि आपने मुझसे भाई से क्या कहलवाया था कि आप बीमार हैं। दादी माँ को याद आ गया। वो जल्दी से बोली, अरे हाँ, मैं तो उसके आने की खुशी में अपना ड्रामा भी भूल गई। चल जल्दी से मुझे लिटा दे और मैं लेटकर आंखें बंद कर लेती हूँ। दादी माँ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मानवी ने जल्दी से उन्हें चादर ओढ़ा दी और दादी माँ ने आंखें मूंद ली। दादी माँ आंखें मूंदने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी, जिसे देखकर मानवी की हंसी छूटने वाली थी कि तभी रणवीर कमरे में आ गया। रणवीर आवाज लगाकर बोला, मानवी। दादी माँ मानवी आकर रणवीर के गले लग गई। प्रणाम भाई, आप आ गए। रणवीर चिढ़कर बोला, नहीं, मेरा भूत आया है। तुमने इतनी रात को कॉल किया तो मुझे आना ही था। मानवी बोली, क्या भाई, आप भी ना कैसी बातें करते हैं, पता भी है हम सब ने आपको कितना मिस किया। रणवीर मानवी के सिर पर हाथ फेर कर बोला, मेरी प्यारी बहना, कैसे हो तुम? मानवी ने जवाब दिया, मैं अच्छी हूँ भाई। रणवीर ने पूछा, दादी माँ कैसी हैं? मानवी बोली, अभी दादी माँ सो रही हैं, रुकिए मैं अभी उन्हें उठाती हूँ। रणवीर बोला, नहीं सोने दो, मैं जागने के बाद मिल लूंगा। तभी दाई माँ भी कमरे में आ गई। रणवीर ने दाई माँ के पांव छुए तो दाई माँ ने रणवीर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दाई माँ बोली, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। रणवीर दाई के आंसू पोंछकर बोला, दाई माँ, अब तो मैं आ गया हूं ना, अब तो खुश हो जाइए। फिर उसने दाई माँ को भी देखा। उसने आगे आकर दादी माँ के पांव छुए और बोला, मैं दादी माँ के जागने के बाद मिल लूंगा। वो जानने के लिए जैसे ही मुड़ा, दादी माँ आह भरकर कराहते हुए बोली, आह मानवी, मेरा रणवीर अभी तक आया नहीं क्या? रणवीर दादी माँ के पास उनका हाथ पकड़कर बोला, दादी माँ, मैं आ गया हूँ, आप आंखें तो खोलिए, आपका रणवीर आप है। रणवीर की आवाज सुनकर दादी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उन्होंने रणवीर का हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाकर ढेरों प्यार किया, मानो जैसे कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो। रणवीर बोला, दादी माँ कैसी हैं आप? मानवी ने बताया कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं कल ही आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर आपका इलाज कराता हूँ। दादी माँ बोली, अब तो आ गया है ना मेरा ख्याल रखने वाला, अब मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। रणवीर मुस्कुराकर बोला, वो तो आपको होना ही पड़ेगा दादी माँ, आखिर आपके सिवा मेरा है ही कौन। दादी माँ, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। दादी माँ बोली, ठीक है, जा। रणवीर के जाने के बाद दादी माँ ने दाई माँ कहा, कल्याणी जाकर खाने का इंतजाम देखिए। रणवीर 2 साल बाद आया है, सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए। कल्याणी जी बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ रणवीर की पसंद का ही बनवाया है। मैं दिखवाती हूँ सब कुछ तैयार हुआ है कि नहीं। दाई माँ दादी माँ के कमरे से बाहर आई और सेवाराम को आवाज लगाई। सेवाराम जी भागे भागे आए, बोले, जी दाई माँ। दाई माँ बोली, सेवाराम जी, दादी माँ ने कहा कि रसोई में जाकर देखिए खाना तैयार हो गया कि नहीं। ये कहकर सेवाराम जी किचन में आ गए। किचन में आकर सेवाराम जी बोले, फुलवा खाना तैयार हो गया, छोटे साहब यानी रणवीर शेखावत बाबू आ चुके हैं, जल्दी से खाने की मेज लगा दो। और हाँ, सब कुछ उनकी पसंद का बनाया है ना, जो कुछ बड़ी मालकिन ने बताया था। फुलवा बोली, अरे काका, आज रणवीर बाबू के आने की खुशी में उनकी पसंद की सभी चीज बनवाई हैं, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। सेवाराम जी बोले, अरे नहीं नहीं, पहले मालिक खाएंगे फिर कोई और, ठीक है, तुम खाना लगाओ। इधर रणवीर फ्रेश होकर आ चुका था और उसने दादी माँ के कमरे में ही खाना मंगवा लिया। दादी माँ बोली, रणवीर आज सब कुछ तेरी पसंद का है, तुझे मूंग दाल का हलवा पसंद है ना, खास तेरे लिए बनवाया है। रणवीर खुश होकर बोला, वाओ दादी माँ, आई लव यू। दादी माँ बोली, देख तो जरा कितना दुबला हो गया है, यहाँ खूब घी मक्खन खाएगा तो फिर से
गोलू मोलू हो जाएगा मेरा बच्चा। रणवीर शेखावत चिढ़कर बोला, दादी माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप क्या चाहती हैं मैं हाथी हो जाऊं ताकि कोई लड़की मुझे पसंद ही ना करे। दादी माँ हल्के से गुस्से में बोली, अरे कौन है जो मेरे राजकुमार जैसे पोते को नापसंद करेगी। तेरे लिए तो एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हैं, बस तू जिसे पसंद कर ले वही हाँ कर दे। दादी की बात सुनकर रणवीर चुप हो गया। रणवीर जानता था कि अगर उसने कुछ और बोला तो दादी का पुराना शादी राग शुरू हो जाएगा, इसलिए उसने बात बदल दी। रणवीर बोला, दादी मानवी आपका ध्यान रखती है या नहीं, उससे कॉलेज भी जाना होता है, आप कहें तो मैं किसी और को आपकी देखभाल के लिए रख दूं। दादी माँ बोली, रणवीर बेटा अभी तो तू सफर से थका हारा आया है, अभी तो आराम कर ले, ये बात तो बाद में भी हो सकती है और मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। रणवीर खाना खाकर बोला, जी दादी। और फिर रणवीर वहां से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह को रणवीर सोकर उठा तो हवेली में काफी चहल पहल थी। उसने सेवाराम जी को आवाज दी, सेवाराम जी भाग कर आए और बोले, जी छोटे मालिक आपने मुझे बुलाया। रणवीर ने पूछा, ये इतना शोर क्यों हो रहा है, हवेली में कुछ है क्या। सेवाराम जी बोले, छोटे मालिक आपकी आने की खुशी में दादी माँ पूजा रखवाई है और दावत का आयोजन किया है। रणवीर बोला, ठीक है आप जाइए। सेवाराम जी ने पूछा, आपको कुछ चाहिए था मालिक। रणवीर जवाब दिया, नहीं। सेवाराम जी चले गए। उनके जाने के बाद रणवीर फ्रेश होने के लिए चला गया और शावर लेकर तैयार होकर अपने कमरे में बालकनी में आकर नीचे देखा तो बाहर गार्डन में बड़ा सा टेंट लगा हुआ था और हलवाई खाना बनाने में लगे हुए थे। रणवीर वहां से हटकर अपने कमरे में आ गया और अपनी वॉच बेड की साइड टेबल से उठाकर पहन ली और अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर आ गया। सबसे पहले रणवीर दादी माँ के कमरे में आया और दादी माँ से पूछा, दादी माँ ये सब क्या है। दादी खुश होकर बोली, रणवीर मेरा बच्चा आ इधर आ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा तू पूरे 2 साल बाद वापस आया है। जब से तुम्हारे दादाजी गए हैं इस हवेली की रौनक चली गई। अब तू वापस आ गया है तो सोचा कि कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाकर दावत कर दूं, इसी बहाने तुझसे लोग मिल भी लेंगे। रणवीर दादी माँ के पास बैठते हुए बोला, पर दादी माँ आपकी तबीयत खराब है और आप ये सब। दादी माँ बोली, अब परवर मत कर, और रही बात मेरी तो अब इस बुढ़ापे में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। रणवीर अपने मन में बोला, ये दादी ना पक्का किसी से मुझे मिलवाएगी, ये जरूर मेरी शादी के चक्कर में पड़ी है, लेकिन मैं भी आपका ही पोता हूँ, इस झंझट में नहीं फंसने वाला। थोड़ी देर पुजारी जी आ गए और पूजा शुरू हो गई। पूजा होने के बाद दादी माँ ने पंडित जी को रणवीर की कुंडली दिखाई। रणवीर की कुंडली देखकर पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पंडित जी को चिंतित देखकर दादी माँ ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कोई चिंता की बात है तो नहीं। पंडित जी बोले, चिंता मत कीजिए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। दादी माँ बोली, मेरे रणवीर के जीवन में विवाह का योग तो है ना। पंडित जी बोले, विवाह का योग तो है, पर विवाह होने के बाद दोनों पति पत्नी को बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। दोनों ने वो परीक्षा पार कर ली तो फिर उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वो एक खुशहाल लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। दादी माँ ने पंडित जी भोजन करवाया और पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया। शाम हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। हवेली की रौनक देखते ही बनती थी। दादी जी ने सेवाराम जी से कहा, सेवाराम पहले गरीबों को भोजन करा दो। सेवाराम जी बोले, दादी माँ उन्हें के लिए भोजन जा रहा है। दादी ने सेवाराम जी से गरीबों को कपड़े और पैसे दान करने के लिए रणवीर शेखावत को बुलाने भेजा। रणवीर अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सेवाराम जी रणवीर के पास आकर बोले, छोटे मालिक दादी माँ आपको बुला रही है। रणवीर बोला, ठीक है आप चले, मैं आया। रणवीर दादी माँ के पास आकर बोला, जी दादी माँ आपने बुलाया। दादी माँ बोली, हाँ। रणवीर चलो गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और पैसे दान कर दो। रणवीर बोला, पर दादी माँ मैं। दादी माँ बोली, हाँ तू और कौन, इस हवेली का एकलौता वारिस है तू, ये तो धर्म कर्म के काम होते हैं, तुझे ही करने हैं ना। बेटा चलो। शाबाश। रणवीर दादी माँ की बात मानकर बाहर आ गया।
रणवीर बाहर आकर देखा तो सेवाराम जी गरीब लोगों को खाना बंटवा रहे थे। रणवीर को देखकर वो रणवीर के पास आए और कपड़े और पैसे गरीबों में बंटवाने लगे। कपड़े और पैसे बंटवाकर जब रणवीर हवेली के अंदर आया तो एक लड़की श्वेता उसके पास आई और बोली, हेलो रणवीर, कैसे हो? रणवीर उसे अचरज से देखकर बोला, हाय श्वेता। बोली, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं महेंद्र सिंह की बेटी, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड। रणवीर चौंक कर बोला, ओह, अब पहचाना? काफी टाइम हो गया ना तुम्हें देखे, इसलिए तुम्हें सचमुच पहचान ही नहीं पाया। और बताओ कैसी हो? श्वेता उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना कहो। रणवीर बोला, मैं भी अच्छा हूँ। और तो क्या कर रही हो आजकल? श्वेता बोली, कुछ खास नहीं, स्टडी कंप्लीट हो गई है तो अब। रणवीर ने पूछा, तो अब क्या? श्वेता शर्माते हुए बोली, अब आगे तो तुम जानते ही होंगे। रणवीर हैरानी से बोला, मैं कैसे जानता हूँ? श्वेता अपने दुपट्टे का एक सिरा अपनी उंगली पर लपेटते हुए बोली, तुम बहुत नोटी हो। और शर्मा कर वहां से चली गई। रणवीर उसे ऐसे शर्मा कर जाते हुए देखकर बोला, अजीब लड़की है, नोटी। और मैं इधर महेंद्र जी और उसकी पत्नी वसुधा जी आपस में बातें कर रहे थे। वसुधा जी बोली, ए जी सुनिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम श्वेता और रणवीर की शादी की बात कर लो चाची जी से। बोले, हाँ भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, मैं मौका मिलते ही श्वेता की शादी की बात कर लूंगा। और तुम बात पक्की ही समझो, चाची जी इनकार नहीं कर सकती। वसुधा जी खुश होकर बोली, अच्छा, इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि वो तैयार हो जाएंगी? महेंद्र जी बोले, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे राजी करता हूँ। और फिर क्या कमी है हमारी बेटी में, तैयार तो उन्हें होना ही होगा। महेंद्र जी दादी जी के दोस्त के बेटे, पहले दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे। महेंद्र जी की नज़र काफी समय से रणवीर पर है। अपनी एकलौती बेटी श्वेता की शादी रणवीर से करवाना चाहते हैं, जिससे उनकी बेटी रणवीर की सारी धन दौलत प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाए और अपनी बेटी के साथ साथ वो भी रणवीर की दौलत पर ऐश कर सकें। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। ऐसे में महेंद्र जी को दादी माँ से बात करने का मौका नहीं मिला तो उन्हें दादी माँ से बिना बात किए ही जाना पड़ा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। रणवीर अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल देख रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रणवीर बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाई मैं हूँ, मानवी। रणवीर बोला, अंदर आ जाओ। मानवी बोली, भाई आपको दादी माँ बुला रही है। रणवीर बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद रणवीर दादी माँ के कमरे में था। रणवीर बोला, दादी माँ इतनी रात हो चुकी है, आप अभी तक जागी हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी माँ बोली, रणवीर में मेरा बच्चा यहाँ बैठ मेरे पास। दादी ने रणवीर के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बड़े ही उम्मीद के साथ कहा, बेटा ये हवेली, इसकी साख और इसके रुतबे के रखवाले, इस खानदान के एकलौते वारिस तुम ही तो हो। आज तुमसे तुम्हारी बूढ़ी दादी माँ कुछ मांगेगी तो इनकार तो नहीं करोगे? रणवीर बोला, दादी माँ आप ये कैसी बात कर रही हैं? दादी माँ बोली, रणवीर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दादा अब नहीं हैं और तुम 2 साल बाद वापस आए हो। मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। रणवीर बोला, दादी ऐसा कुछ नहीं है, भला मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? दादी माँ आप तो मेरी जान है। दादी माँ बोली, अच्छा अपनी दादी से इतना प्यार करता है तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, बोल करेगा ना? रणवीर बोला, ऑफ कोर्स दादी माँ, बताइए क्या करना है? दादी माँ बोली, शादी। रणवीर हैरानी से बोला, शादी? दादी माँ बोली, क्या हुआ, इतना आश्चर्य क्यों? रणवीर बोला, दादी माँ अभी शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं फंसना। दादी माँ बोली, क्यों, वजह तो बता। रणवीर बोला, दादी वजह तो। दादी माँ रणवीर की बात बीच में काटकर बोली, देख रणवीर, अगर तूने किसी को पसंद किया है तो बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। रणवीर बोला, दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतना कहकर रणवीर वहां से चला गया। रणवीर दादी माँ की बात सुनकर काफी परेशान था। वो एक आजाद पंछी की तरह रहना चाहता था। ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना वो किसी से प्यार करता था, बस उसे किसी
बंधन में बंधने की इच्छा नहीं थी। वो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता था, लेकिन दादी ने उसकी शादी की बात छेड़कर उसे परेशान कर दिया था। रणवीर सोचता हुआ बोला, दादी माँ, मैं आपकी हर बात मान लूंगा, पर शादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। मुझे मेरी आज़ादी बहुत पसंद है। फिर उसने फैसला किया कि वो जल्द ही अमेरिका वापस चला जाएगा। इधर रणवीर काफी परेशान था कि वो दादी से कैसे कहे कि वो वापस जा रहा है। वो अभी इसी उधेड़ बुन में था कि तभी सेवाराम जी ने बताया कि दादी की तबीयत बिगड़ गई है। रणवीर भागकर दादी के कमरे में आया। दादी माँ बेहोश हो गई थी। रणवीर ने जल्दी से दादी माँ को अपनी गोद में उठाया। पीछे पीछे दाई माँ और मानवी भी दौड़े पड़ी। रणवीर दादी माँ को लेकर पीछे बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी गाड़ी में मानवी, दाई माँ और सेवाराम जी रणवीर की गाड़ी के पीछे चल पड़े। रणवीर ने दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और खुद बाहर बेचैनी के साथ टहलने लगा। रणवीर बहुत परेशान था अपनी दादी माँ के लिए। दादी माँ बस ठीक हो जाए, क्योंकि माता पिता और दादा दादी जी के जाने के बाद एक दादी ही तो थी उसके पास। अगर उन्हें भी कुछ हो जा गया तो वो क्या करेगा, कैसे रहेगा अपनी दादी माँ के बिना। ये सोचकर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। भले ही वो 2 साल से अमेरिका में था, पर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब वो अपनी दादी माँ से बात ना करता हो। दूर रहकर भी वो दादी माँ की सेहत, खाना पान और बाकी सारी चीजों का ख्याल रखता था। डॉक्टर दादी माँ का ट्रीटमेंट कर रहे थे। काफी समय हो गया था, पर डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बताया था। दाई माँ और मानवी भी वेटिंग रूम में बैठी थी और दादी माँ के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थी। मानवी रणवीर के पास आई और बोली, भाई आप घर चले जाएं, थोड़ा आराम कर लें, तब तक मैं यहाँ देख लूंगी। रणवीर बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, जब तक डॉक्टर कुछ न बता दे मैं यहीं रहूंगा। तभी डॉक्टर बाहर आ गए। रणवीर जल्दी से डॉक्टर के पास आया। परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने नम आंखों से डॉक्टर से पूछा, दादी माँ ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या कहेगा रणवीर से? कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने एमी और अब्बू से भी ज़्यादा उनके बहुत करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैं नई नई जवानी में कदम रखा था और अपने सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थीं। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी, मैं अपने चाचू से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे तो चाचू के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, रोशनी ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैं जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास लेट जाओ, तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चाचू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं चाचू के बिस्तर पर लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखने लगे। उसे वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और फिर चाचू मुझसे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 15 साल है। अभी मैं 10वीं पास किया है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरे पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने एमी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राज़ी करो। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से रोशनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया जिससे इस घर और खानदान की इज्जत को कोई दाग लगा तो रोशनी के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचू ने अब मुझसे कहा कि भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं रोशनी की हरकत पर नजर रख लूंगा।
मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात तो यह हुई कि मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चाचू से दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता है वह रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ही फ्री होने लगे थे और मुझे लगता वह मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं और अब हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती जिससे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं थी, इसीलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक दी थी और खुद को कहती कि रोशनी यह सब क्या है यार, ये क्या बेहुदा बातें तू है। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बात मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझे बहुत सख्त हो जाता था और वह मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हूँ तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगते। उसे दिन मेरे चाचू जब से घर वापस आए तो आकर बैठकर और कहने लगे, क्या सोच रही हो रोशनी। वह भी इतनी गहराई से मैंने चाचू की तरफ से कथा से देखा और उनसे कहा, चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसे भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। मैंने उन्हें कहा, मेरे दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है जिन वीडियो में हर तरह के मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वह वीडियो देखी होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैं यह बात अपना चेहरा चाचू के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वह फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़ी और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ली है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शर्त थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत सख्त थे और मुझे कहते थे सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसीलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाल और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया।
जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुसकर चाचू के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किया मुझे वीडियो दिखने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगी। लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। अब बहुत ही सख्त निजात के थे और मैं उनसे काफी डरती भी थी। तो जैसे अब्बू ने शख्स अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे अब्बू चाचू की कमरे से निकालकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर मैं चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को चाचू से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए अब्बू काफी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और मैं इंतजार करते करते पता नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं अब्बू चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौट के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखा जो ली थी। जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू किया और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर यह क्या, चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था, तभी मेरी व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसके भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अभी उसे तस्वीर को देख ही रही थी कि उसे आदमी की मैसेज आने लगे। वह काफी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं जो पहले ही बेताब थी तो मैं भी उसको उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उसे अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उसे वक्त मैसेज पर बात कर रही थी। जब मैं उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उसकी वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इस टाइम में अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचू पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बजे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कहा गया था कि कहीं चाचू ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वीडियो में खो गई और एक ख्वाब देखा जिस पर चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे इसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत हंसकर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन उसी दिन चाचू ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत उदास थी क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी। मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तो चाचू ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहाँ पर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक बीपी। चाचू वहाँ भी मुझे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आई। उसे दिन अम्मी अब्बू घर पर मौजूद नहीं थी, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझे दोबारा से वह वीडियो देखने का नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो पहले से ही देख ली है। चाचू एकदम से चौंक पर मेरी तरफ देखने लगे और बोल, कैसे देखी? तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने यह सुन तो गहरी सोच में डूब गए। वह बोले, तुम अभी जो और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई।
जब मैं वापस लॉन्च में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू का भी दो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नज़र चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी क्योंकि मैं आज भी उसे अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहते जा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उसे नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा, रोशनी, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरे मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा, दे दूंगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन सबमिट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया था, जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बजे रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उसे दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जो पहले मेरे लिए अच्छे से चाय बना कर ले आओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रखती और मुड़कर जाने ही लगी। तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे उसे लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैं जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर ही लेटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात चाचू ने मेरे साथ जो सलूक किया वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह काफी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। चाचा ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहाँ देखा इसको, उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी मैं तुम्हारे मोबाइल से रोशनी बनकर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं इसे ना डरता और धमकी ना देता तो तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हासिल करते वह अलग। रोशनी बेटी तुम्हारी है, उम्र अच्छा सीखने की है। ऐसे बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर डाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे डालने की बजाय तुम्हें किसी तरह से समझना चाहिए था। तभी मैंने तुम्हें शक्ति से समझने की बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उसे वक्त में तुमको समझने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के बजाय नाराज हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर मैं रो पड़ी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवा और समझा कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हों, न कि बुरे कामों में। मैं चाचू से कह दिया कि मैं आपसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसी लड़कियां और लड़कों के बुरे कामों में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाजत नहीं देते। ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बच्चों को अच्छे और बुरे काम की तमीज सीखनी चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हक हरकत की जाए तो अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके और सही और गलत में बच्चों को फ़र्क सिखाया जाए। उनके हर कदम पर नज़र रखी जाए ताकि रोशनी की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत में पूछ रहे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।